आज हम लोग पढ़ेंगे फेज एंड फेज डिफरेंस, लीडिंग एंड लैगिंग करंट एंड वोल्टेज। तो बेटा जी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सभी लोग सोचते हैं कि कैसे बताएं लीडिंग कौन सी होगी, कैसे बताएं लैगिंग कौन सी होगी। ये एक समस्या आ जाती है। तो इस समस्या का एक बहुत छोटा सा तोड़ है, और वो तोड़ क्या है कि I और V दोनों के इक्वेशन आपको दिए रहे हैं। किस किस के? I के और V के दोनों के इक्वेशन आपके पास रहेंगे। उस परिस्थिति में साइन का एंगल, साइन का जो एंगल है जिसका भी बड़ा होगा वो लीडिंग कहलाएगा, और साइन का एंगल जिसका छोटा होगा वो लैगिंग कहलाएगा। ये बहुत सिंपल, बहुत छोटी सी समझने वाली चीज है। पर यहाँ पर एक बात समझना है हमको कि एक बात समझना है कि बेटा व्हाट टू डू, हमें ग्राफ बनाना लीडिंग और लैगिंग। तो ग्राफ बनाने के लिए ओके, तो ये वाला ग्राफ किसका होगा? लीडिंग का होगा, और ये वाला ग्राफ लैगिंग का होगा। ये अपन को सोचना है, विचारना है, और याद ग्राफ से ही हमको समझ में आ जाता है सब कुछ, है ना। तो इस परिस्थिति में हम लोग कुछ बातें सीखते हैं, ठीक है। और ये बातें क्या होती हैं? जो बातें हम लोग सीखते हैं इससे इक्वेशन बनाना, लेट कर लेते हैं। ये I का इक्वेशन है, I का ग्राफ है, और ये V का ग्राफ है। तो हम यदि हमने I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी रखा, तो V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अंडरस्टैंड? ये दो सब इसी ग्राफ के लिए, यदि हमने V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी रखा, तो I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। आर यू गेटिंग? इसी ग्राफ को हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड? यदि V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5, तो I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी।
इस तरह से आप वेरिएशंस हैं, इन वेरिएशंस को देख के चलो। अब इसमें क्या होता है कि हमें फेजर डायग्राम बनाने होते हैं। तो फेजर डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं? फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम बनाने के लिए हमने जैसे एक सर्कल बनाया और इसी पे दूसरा सर्कल भी बना, राइट? कॉन्सेंट्रिक रहेंगे। अब इसमें विशेष बात, यदि आई V is equal to V naught sin omega t, V is equal to कितना है? V naught sin, V naught sin ओमेगा t, तो आई ये कैसी कर रही है? लीड कर रही, कितने से? 5। अंडरस्टैंड? तो ये आई कैसी कहलाएगी? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। इज इट क्लियर? तो जब वोल्टेज कैसा रहेगा? ये V नॉट साइन ओमेगा टी के अनुसार t इज इक्वल टू 0 पे वोल्टेज रहेगा 0, यानी अपनी मीन पोजीशन पे उस समय करंट उसको लीड करेगी कितने एंगल से? 5 एंगल। ये चीजें हमें फेजर डायग्राम से सीखने मिलती हैं। ये फेजर डायग्राम होता है। Here if I is equal to I naught sin omega t, और here V is equal to V naught sin omega t प्लस 5। तो यहां कौन सी कंडीशन है? यहां कौन सी कंडीशन? ये फेजर घूम रहा है, अंडरस्टैंड? ये V घूम रहा है, ऐसा ऐसा घूमते जाएगा, ये I भी घूमेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे V लीड कर रहा है, यहां पे B कैसा है? आगे है, लीड कर रहा है, अंडरस्टैंड? और यहां करंट लैग कर रही है, यहां लीड, यहां लैग। तो सो सिंपल, जब फेजर बनाना होगा, फेजर डायग्राम बनाने की नौबत आएगी, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है? उस कंडीशन में हमको जो लीड कर रहा है वो आगे रहेगा और जो लैग कर रहा है वो पीछे। अब इधर
मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये इस इंस्टेंट ऑफ टाइम यानी ओमेगा टी यानी टी पर ये कहलाई v, टी पर क्या कहलाएगी आई, इंस्टेंटेनियस वैल्यू कब पर, टी पर, और v की इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी है समय पे, 0। हेलो, v is equal to v naught sin omega t. Hello guys, now we are in another video. बेटा जहाँ तक हम लोगों की बात है, हम लोगों ने पढ़ लिया था काफ़ी कुछ, फेज डिफरेंस के बारे में पढ़ लिया था और इफेक्टिव रेसिस्टेंसेस के बारे में पढ़ लिया था। जहाँ तक इफेक्टिव रेसिस्टेंसेस की बात है तो फॉर R let R is called resistance. If in circuit there is L or C, then resistance is called reactance. Reactance denoted by X, Xc, XL. But in the circuit, if you are having two or more than two, understand, there are three things which contains by an AC circuit, that is LCR, inductance, capacitance and ohmic resistance. तो यदि LCR में से कोई दो या दो से अधिक होते हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस को हम इम्पीडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्पीडेंस कहते हैं। In this condition, if circuit has among L, C and R any two or more than two are present, then effective resistance is called
impedance, impedance denoted by Z, and unit of all that is ओम. ठीक है, सबकी यूनिट क्या होती है? ओम होती है. एग्जाम्पल, this is LR circuit, this is known as CR circuit, this is called LC circuit, and this is called LCR circuit. तो इसके लिए Z LR, Z CR, Z LC और Z LCR. Understand? This is the example, and you can write down, okay, by pausing the video. So guys, we have to solve a question. Understand? And such type of question you have to always solve, because in the board exams you will face such type of things. Understand? And this is the first circuit we are going to study about it. Okay. So question is, for AC circuit which contains only R ohmic resistance, हम लोगों को फाइंड करना है करंट यानी करंट की इक्वेशन, फेज डिफरेंस and resistance, and graph between V and I, and phasor diagram. Got it? So here this is the circuit, and in this circuit only resistance R is contained by it, and applied AC voltage is V is equal to V naught sin omega t. So
applied voltage across R is V is equal to V naught sin omega t. Equation first. This equation is divided by R. So V upon R is equal to V naught upon R sin omega t by Ohm's law. V upon R is I. V naught upon R is I naught sin omega t. Already I have told you how to find the phase difference. So you have to do nothing. We have two equations. V is equal to V naught sin omega t. I is equal to I naught sin omega t. So बड़े वाले साइन के एंगल से छोटे वाले साइन का एंगल को घटा देते हैं. तो phase difference phi is equal to omega t minus omega t, then phi is equal to 0. Got it? So there is no PD, phase difference between V and I. Therefore, they are in same phase. Same phase means what? Same phase यानी कि whenever V is 0, then I also be 0. When V at its maximum value यानी एम्पलीट्यूड पे होगा तो I also be in amplitude positive. If V 0 की तरफ जाएगा तो I भी 0 की तरफ जाएगी और V नेगेटिव की तरफ जाएगा तो I भी नेगेटिव की तरफ जाएगी. इस तरह हर इंस्टेंट पे दोनों की पोजीशन
और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज हमेशा सेम रहेगा। इस कंडीशन में ये सेम फेज में कहलाते हैं। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी जिनमें जो एक साथ मूव करती हैं और सारे चेंजेस सेम होते हैं, अंडरस्टैंड, तो वे फिजिकल क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं? सेम फेज में कहलाती है। लेट कर लो कि दो पार्टिकल्स, राइट, और ये दोनों पार्टिकल साथ साथ मूव करते हैं, तो इनका फेज डिफरेंस इनके बीच में कितना है? 0 है। अंडरस्टैंड? 0 है ना। यहां PD कैसा होगा? 0 होगा, 2 पाई होगा, 4 पाई, 6 पाई। मतलब इसका एक साइकिल पूरा हो गया, फिर उसने मोशन स्टार्ट की, यानी पीडी कितना हुआ? 2 पाई का। अंडरस्टैंड? एक पीरियोडिक टाइम इसका कंप्लीट हुआ, तो जब कंप्लीट करने के बाद इसने मोशन स्टार्ट की तो इसने भी स्टार्ट की, तो क्या कह सकते हैं कि इनके बीच में पीडी कितना है? 2 पाई। 4 पाई के साथ भी यही स्थिति होगी, 6 पाई के साथ भी यही स्थिति होगी। तो और इवन मल्टीपल इंटीजर यानी 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, यानी जो इंटीजर तो मिलेगा पीडी, लेकिन कैसा मिलेगा? इवन नंबर में, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। आर यू गेटिंग दिस? तो जिन दो पार्टिकल्स या जिन दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच फेज डिफरेंस 0 या पाई का मल्टीपल इंटीजर होता है, वो काहे में होते हैं? सेम फेज में कहलाते हैं। तो दिस यू गॉट। चलिए अब V और I के बीच में हम बनाते हैं ग्राफ। लेट करो कि ये V ये V0 है और दूसरा चैनल होता है, ये V का ग्राफ है, सेम पेज में है, तो जब V 0 था तो I भी 0 था, और जब V मैक्सिमम पे पहुंच गया तो I भी मैक्सिमम पे आ गई, और जब V नेगेटिव वोल्टेज पे आया तो I भी नेगेटिव एम्पलीट्यूड पे आ गई, और इस तरह से इनके ऑसिलेशंस कैसे हैं? सेम फेज में। तो सेम फेज का ग्राफ कैसा बनेगा, ये समझ में आया आपको? तो
ये किसके लिए है, ये वाला ग्राफ आई के लिए। ये बनाते आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में क्या होता है, एग्जाम्स में ऐसे ही पूछा जाता है कि उन्होंने कहा करंट फाइंड कर लो, फिर पीडी फाइंड करो, फिर बताओ सेम फेज में है, कौन लीडिंग है कौन लैगिंग है। तो जब दो फिजिकल क्वांटिटीज सेम फेज में होती हैं तो उसमें दोनों साथ साथ चलती हैं, यानी ना कोई लीडिंग होता ना कोई लैगिंग, साथ साथ चलती है सेम फेज के लिए। तो सेम फेज के लिए ग्राफ समझ में आया, ये करना है, अगर ये नहीं करोगे तो मार्क्स रहते हैं इन पे। आर यू गेटिंग? देन R is equal to V upon is equal to V naught sin omega t upon I naught sin omega t, cancel, so R is equal to V naught upon I, ये आ गया O। अंडरस्टैंड? इस तरह से हमने क्या ऑब्टेन कर लिया, रेसिस्टेंस भी ऑब्टेन कर लिया। अब फेजर डायग्राम, सिंपल फेजर बनाते हैं। ये हो गया V और ये V नॉट हो गया और ये हो गया I नॉट, अंडरस्टैंड? और ये है ओमेगा टी। इस तरह से इनकी क्या चल रही है, एंटी क्लॉक रोटेशन चल रही है। तो ये रोटेटरी फेजर है, अंडरस्टैंड? अब सिंपल फेजर कैसे बनता है, सिंपल फेजर मैंने बताया था कि ये, अंडरस्टैंड? तो आई तो हमेशा यहां पे रहेगी। अब V लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है, यहां पे ना तो लीड कर रहा है और ना लैग कर रहा है। इस कंडीशन में V भी यहीं पे बनेगा, अंडरस्टैंड? तो ये कहलाता है क्या, सिंपल फेजर। इतनी चीजें आपको निकालना है हर सर्किट के लिए। यू हैव टू फाइंड ऑल दीज थिंग्स, है ना, फॉर एनी सर्किट। तो इसको सैंपल मान लो और सैंपल मान के फिर इसको करके देखो, राइट है? और इसके बाद हम लोग L व R सर्किट देखेंगे या पढ़ेंगे। ओके गाइस, सो गाइस यहाँ पे हम लोग ये वीडियो समाप्त करते हैं। और दोस्तों, मैं आपको मूल रूप से आर्या सर ये बात कहना चाहता हूँ कि दिस वीडियो फॉर बेसिक कंसेप्ट्स है, और बेसिक कंसेप्ट जिसके क्लियर होंगे उसके लिए कॉम्पिटिटिव संबंधी रिलेटेड
प्रैक्टिस करना आसान होगा, and he can make the practice. If you are able to do, then you can practice. But by these things your concept will be so clear. और ये ऑलमोस्ट वीडियोस मैं रूरल एरियाज के बच्चों के लिए बना रहा हूँ। तो यदि आपको ये बात पसंद आती है, वीडियोस पसंद आते हैं, कंटेंट पसंद आता है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। थैंक यू।